दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर ट्रेम्बल आफ्टर द ट्रेमर्स और इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड में छपे लेख व्हाई दिल्ली अर्थक्वेक्स आर नॉट अ सिग्नल के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। भारत में सिलसिलेवार भूकंप के झटके। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। इन दिनों जहां देश दुनिया में कोरोना वायरस का खौफ हर जगह दिख रहा है, वहीं देश के कई इलाकों में बार बार आ रहे भूकंप के झटकों ने लोगों के भीतर एक नई दहशत पैदा कर दी है। बीते 3-4 महीनों से दिल्ली, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत में रह रहकर आ रहे भूकंप के झटकों से बड़े खतरे का अंदेशा लगाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रह रहकर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। रोहतक, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लद्दाख में भी सिलसिलेवार भूकंप की घटनाएं दर्ज की गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के आंतरिक हिस्से में बसे दिल्ली एनसीआर में भूकंप का लंबा इतिहास रहा है। यहाँ छोटे और मध्यम तीव्रता के भूकंप कई सालों से लगातार आ रहे हैं। तो आइए इस आर्टिकल के जरिए समझते हैं भूकंप और उससे जुड़े सभी अहम पहलुओं को। सबसे पहले जानते हैं भूकंप क्या है और यह कैसे उत्पन्न होता है। पृथ्वी की सतह पर अचानक होने वाले कंपन को भूकंप कहा जाता है। यह कंपन पृथ्वी के भीतर यानी भूगर्भ की चट्टानों में किसी भी तरह के कंपन के कारण होता है। भूकंप प्राकृतिक और मानव जनित दोनों ही कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी प्रक्रिया, टेक्टोनिक प्लेट्स में अस्थिरता, प्लेटों द्वारा संतुलन स्थापित करने का प्रयास, वलन या भ्रंशन, प्लूटोनिक घटनाएं और भूगर्भिक गैसों का फैलाव आदि शामिल हैं। जबकि सड़कों, बांधों, विशाल जलाशयों इत्यादि का निर्माण ऐसे कृत्रिम या मानवकृत उदाहरण हैं जिनके कारण भी पृथ्वी पर भूकंप आते रहते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये गैसें ही दरअसल भूकंप के आने का संकेत देती हैं। जिस जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं, और जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है उसे भूकंप केंद्र एपिसेंटर कहते हैं। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल लिथोस्फीयर में ही आते हैं। गौरतलब है कि जिस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उसे रिएक्टर स्केल कहा जाता है, और जिस यंत्र से भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंपीय तरंगें दो तरह की होती हैं। पहली भूगर्भीय तरंगें यानी बॉडी वेव्स, और दूसरी धरातलीय तरंगें यानी सरफेस वेव्स। इन भूगर्भीय तरंगों के भी दो प्रकार होते हैं। इन्हें पी तरंगे और एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। यह तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है। वहीं दूसरी तरफ एस तरंगों को द्वितीयक तरंगे कहा जाता है, क्योंकि ये धरातल पर पी तरंगों के कुछ समय बाद पहुंचती हैं। भूकंप के प्रकारों की बात करें तो ये 5 तरह के होते हैं। विवर्तनिक भूकंप यानी टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ज्वालामुखीय भूकंप यानी वोल्केनिक अर्थक्वेक, नियात भूकंप यानी कोलैप्स अर्थक्वेक, विस्फोटक भूकंप यानी एक्सप्लोजन अर्थक्वेक और बाध जनित भूकंप यानी रिजर्वॉयर इंक्लूडेड अर्थक्वेक। सामान्यतः पृथ्वी पर टेक्टोनिक भूकंप ही आते हैं। इस तरह के भूकंप भ्रंश तल के किनारे के चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। वहीं एक विशेष प्रकार के टेक्टोनिक भूकंप को ही वोल्केनिक भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकतर सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में ही आते हैं। कई दफा खनन क्षेत्रों में जब कभी कभी अधिक खनन कार्य किए जाते हैं तब भूमिगत खानों की छतें ढह जाती हैं, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें ही कोलैप्स भूकंप कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब परमाणु अथवा रासायनिक विस्फोट से भूमि में कंपन उत्पन्न होता है तो इस तरह के झटकों को विस्फोटक भूकंप कहा जाता है। और सबसे अंतिम जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहते हैं। इन दिनों आ रहे सिलसिलेवार भूकंप के झटके आम जनता और सरकार के लिए भी चिंता का सबब बन गए हैं। अब जानते हैं देश में लगातार आ रहे भूकंप के कारणों और भारत के भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में। विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आ रहे भूकंप के सभी झटके तनाव ऊर्जा यानी स्ट्रेन एनर्जी के उत्सर्जन के कारण आते हैं, जो भारतीय प्लेट के उत्तरी दिशा में खिसकने और फॉल्ट या कमजोर जोन्स के जरिए यूरेशियन प्लेट के साथ इसकी टक्कर से उत्पन्न होती है। गौरतलब है कि हिमालयी भूकंपीय जोन वह क्षेत्र है जहां भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है और हिमालयी वेज के नीचे धकेल दी जाती है। ऐसे में प्लेट बाउंड्री पर स्ट्रेन एनर्जी इकट्ठा हो जाती है।
ये ऊर्जा कमजोर जोनों एवं फॉल्टों के जरिए भूकंपों के रूप में सामने आती है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कई कमजोर जोन और फॉल्ट हैं, मसलन दिल्ली हरिद्वार रिज, महेंद्रगढ़ देहरादून उपसतही फॉल्ट, मुरादाबाद फॉल्ट, सोहना फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, दिल्ली सरगोधा रिज, यमुना नदी लीनियामेंट और गंगा नदी लीनियामेंट आदि। इसलिए भूकंप के लिहाज से यह पूरा क्षेत्र संवेदनशील है और सिस्मिक जोन 4 में आता है। बात करें अन्य जोनों की तो भारतीय मानक ब्यूरो ने इनपुट के आधार पर भारत को 4 भूकंपीय जोन 2nd, जोन 3rd, जोन 4th और जोन 5th में बांटा है। जोन 5th भूकंप के लिहाज से सबसे सक्रिय क्षेत्र है, जबकि जोन 2nd सबसे कम सक्रिय। जोन 5th में पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। जोन 4 में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का शेष हिस्सा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार और पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्से, राजस्थान और पश्चिमी तट के पास महाराष्ट्र का छोटा सा हिस्सा शामिल हैं। जोन 3rd में केरल, गोवा, लक्षद्वीप द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश का शेष भाग, गुजरात और पश्चिम बंगाल, पंजाब का भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं और जोन 2nd में भारत का शेष हिस्सा शामिल है। गौरतलब है कि भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भाग शामिल हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला सबडक्शन जोन इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जिसे कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के रूप में जाना जाता है। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के राकिनयोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक स्प्रेडिंग साइट है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरथर श्रेणियों के अनुरूप है। यह आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ रेड सी द्रोणी में जा मिलती है। भारतीय और आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से ही निर्धारित होती है। यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में फैले तल में मिल जाती है। गौरतलब है कि भारत एक बहुत बड़ा द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ साल पहले जब पेंजिया विभाजित हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना शुरू किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण भी भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ बढ़ने के कारण ही हुआ है। भारत और इसके आसपास के इलाकों में भूकंप जैसी घटनाएं भी इन्हीं प्लेटों के खिसकने का नतीजा है। भूकंप को समझने के लिए पेंजिया सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत काफी अहम है। तो आइए अब समझते हैं पेंजिया और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में। जाने माने भूगोलवेत्ता वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक बहुत बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड का हिस्सा थे और यह महाद्वीप एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया था। पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी, जबकि विशाल महासागर को पेंथालासा कहा, जिसका अर्थ होता है जल। वेगनर के मुताबिक लगभग 20 करोड़ साल पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन शुरू हो गया था। पेंजिया सबसे पहले 2 बड़े महाद्वीपीय खंडों में विभाजित हुआ था। इसका उत्तरी भूखंड लारेशिया और दक्षिणी भूखंड गोंडवाना लैंड कहलाया। इसके बाद यह दोनों भूखंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में है। वेगनर का मत था कि केवल महाद्वीप ही गतिमान होते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। दरअसल महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा होता है और यह प्लेट गति करती रहती है। वेगनर के सिद्धांत का विस्तृत रूप बाद में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के रूप में सामने आया। दरअसल 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने अपने अपने विचारों को संयुक्त रूप से एक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा गया। एक विवर्तनिकी प्लेट यानी लिथोस्फेरिक प्लेट एक ठोस चट्टान का बड़ा और बिना किसी आकार का टुकड़ा होता है, जो महाद्वीपीय अथवा महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना होता है। यह प्लेटें एस्थेनोस्फेयर पर क्षैतिज अवस्था में चलती रहती है। स्थलमंडल में भूपर्पटी एवं ऊपरी मेंटर को शामिल किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर होती है। एक प्लेट को महाद्वीपीय अथवा महासागरीय प्लेट कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर से जुड़ा है अथवा महाद्वीप से।
उदाहरण के लिए प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के मुताबिक पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित है। इसमें शामिल है एंटार्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जबकि कोकोस प्लेट, नज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट और फ्यूजी प्लेट कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटों में शामिल हैं। ये प्लेटें लगातार गति करती रहती हैं, जिसकी वजह से भूगर्भ में कंपन होता है, जो भूकंप जैसी आपदाओं को जन्म देते हैं, जिसका पर्यावरण, मानव और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जानते हैं भूकंप के प्रभावों को। जब भी कभी भूकंप आता है तो उसका पहला असर भूमि पर पड़ता है और धरती हिलने लगती है। धरातलीय विसंगति, भूस्खलन, मृदा द्रवण, हिमस्खलन, धरातल का एक तरफ झुकना, धरातलीय विस्थापन, बांध और तटबंध के टूटने से बाढ़ का आना, आग का लगना, इमारतों का ध्वस्त हो जाना और सुनामी इत्यादि भूकंप से होने वाले दुष्प्रभाव हैं। धरातलीय प्रकार की भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की परपटी पर दरारें पैदा करती हैं, जिनमें से पानी और अन्य ज्वलनशील पदार्थ धरती से बाहर निकल आते हैं। इससे आसपास के इलाकों के डूबने का खतरा रहता है। इतना ही नहीं, भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है, जो नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर जलाशयों में बदल देता है। कई बार तो नदियां अपना रास्ता तक बदल देती हैं, जिससे प्रभावित इलाकों में बाढ़ और अन्य प्रकार की आपदाएं आ जाती हैं। इन प्रभावों के अतिरिक्त भूकंप के अन्य कई सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम भी हैं। भूकंप से बड़े पैमाने पर और बहुत अधिक तीव्रता के साथ विनाश होता है। उस पर भी अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में तो यह आपदा बेहद भयावह हो जाती है। यह न केवल मानव बस्तियों, बुनियादी ढांचे, परिवहन, संचार व्यवस्था, उद्योग और अन्य क्रियाओं को ध्वस्त करता है, बल्कि लोगों की पीढ़ियों से संचित संसाधनों और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को भी नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, इसके चलते जान माल का भी भारी नुकसान होता है। जिन स्थानों पर अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, वहां पर लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बेघर होने को मजबूर होना पड़ता है और उनकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो जाती है। साथ ही इससे विकासशील देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचती है। ऐसे में इस आपदा से निपटना बड़ी चुनौती होती है। अब समझते हैं भूकंप जैसी आपदा से निपटने के किन उपायों और तैयारियों की जरूरत होती है। फिलहाल देश में अभी कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जिससे भूकंप की पूर्व सूचना मिल सके, लेकिन धीरे धीरे कुछ शोधों के जरिए भूकंप के आने की पूर्व स्थिति का आकलन करना संभव हो पा रहा है। मसलन हल्के भूकंप को सिस्मोफोन, माइक्रोफोन और अन्य उपकरणों से मापा जा सकता है। इसके अलावा कुओं के जल स्तर में आए बदलाव, कुओं में तरंगों के उठने और तापमान के अध्ययन से पशुओं के व्यवहार में आए बदलाव और भूकंप के मुख्य केंद्र बिंदु में हुई भूगर्भीय हलचलों से भी भूकंप का पता लगाया जा सकता है। साथ ही अग्रिम चेतावनी के जरिए घनी आबादी वाले इलाकों को तुरंत खाली कराया जा सकता है और यातायात, संचार और बड़े बड़े औद्योगिक केंद्रों को बंद किया जा सकता है। इसके अलावा भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी में सेंसर डिजाइनिंग, टेलीमेट्री, ऑनलाइन कंप्यूटिंग और बेहतर संचार जैसे नवीन तरीकों का वैज्ञानिक उपयोग कर भूकंप से होने वाली जानमाल की हानि को कम किया जा सकता है। हिमालय क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना और प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के संबंध में पर्याप्त जानकारी हासिल की जा चुकी है। साथ ही भारत के अन्य क्षेत्रों में भी भूकंप की आशंका वाले इलाकों के बारे में जानकारी मिली है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के दिशा निर्देश में भूकंप के मानचित्रों को अपडेट करने का प्रयास किया गया है। इस मानचित्र में भारत के भूकंप की आशंका वाले इलाकों के निर्धारण में अधिक सटीकता लाने के लिए पहले से उपलब्ध भूगर्भिक एवं विवर्तनिकी आंकड़ों का परीक्षण किया जा रहा है। भूकंप के जोखिमों के अध्ययन और मूल्यांकन हेतु स्थलाकृतिक मानचित्रों यानी टोपोग्राफिक मैप्स एवं उपग्रह सर्वेक्षणों का भी सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा देश में राज्य स्तर पर भी भूकंप से निपटने की दिशा में काम करने की जरूरत है। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र की बात करें तो एक ऐसा राज्य है जहां भूकंप के जोखिम को कम करने हेतु मलबा हटाने वाले वाहनों से सुसज्जित बचाव दल, चिकित्सा वाहनों, उपग्रह संचार आधारित निगरानी कक्ष आदि की व्यवस्था है। ऐसी ही व्यवस्था अन्य राज्य भी अपनाते हैं तो वे आपदाओं से निपटने की दिशा में खुद को सक्षम बना सकते हैं। 2001 में भुज में आए भूकंप में जानमाल की अधिक हानि का अहम कारण भूकंप के जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त प्रबंधन का न होना ही था। लिहाजा अब भारत में तत्कालीन के साथ साथ दीर्घकालीन रक्षा के उपायों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जापान से तकनीकी संबंधी सहायता भी ली जा रही है। इसी कड़ी में देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन शीर्ष निकाय के रूप में किया गया, जो भूकंप समेत विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन हेतु
तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रणनीति तैयार करता है, लेकिन अभी तैयारियों को और चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। तो आखिर क्या हो आगे की राह? भूकंप को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इससे निपटने और जोखिमों को कम करने की कोशिश जरूर की जा सकती है। साथ ही ऐसी तैयारियां करने की जरूरत है जिससे कि भूकंप से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। इसके लिए भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुंचाई जा सके। जीपीएस की मदद से प्लेट की हलचल का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों के वल्नरेबिलिटी मैप तैयार किए जा सकते हैं और संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। इतना ही नहीं, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन कैसे हो, इस बारे में भी लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोग भूकंप रोधी मकानों के प्रति जागरूक हो सके। भूकंप के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में ऊंची इमारतों, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यह समझने की जरूरत है कि भूकंप रोधी मकानों के निर्माण और आपदा प्रबंधन की पर्याप्त व्यवस्था के जरिए भूकंप से हानि की आशंकाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बात करते हैं आज के सवाल की। देश के कई हिस्सों में आ रहे भूकंप के झटकों के पीछे क्या कारण है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को बताते हुए विश्लेषण कीजिए।